In the name of Allah, the most gracious and merciful. So today we are starting over chapter number 4. So हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपकी बीम्स से रिलेटेड है. सो बीम्स क्या होती हैं आपकी? सच स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो कि आपके लोड को सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द मेंबर. लास्ट टाइम जो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, उनमें क्या होता था कि आपकी जो फोर्स है वो जस्ट वन पॉइंट के ऊपर आपकी एक्ट कर रही थी. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ये बीम है ये मोर देन वन पॉइंट्स के ऊपर आपके जो लोड्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यूज हो सकती है. सो यू हैव दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स P1 P2. सो यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. सो इनको आप क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लोड, या इनको आप क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड लोड. और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है? ये आपका सर्टन लेंथ. फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बीम है, यहाँ पे फ्रॉम दिस स्पॉट A टू दिस पॉइंट वी हैव डिस्टेंस A. सो यहाँ तक आपका ये लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो आपके जो लोड है वो बीम के ऊपर फोर्सेस की वजह से अप्लाई होती हैं. नाउ एट द लोकेशन ऑफ योर स्पॉट यहाँ पे आपकी रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होती हैं. नो रिएक्शन फोर्सेस के ऊपर क्या होता है? अगर आप इस एग्जांपल को लें, सो ये आपका अप्लाइड लोड P1 P2 एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. दिस इज योर रिएक्शन फोर्स ड्यू टू दिस सपोर्ट. और सेकंड रिएक्शन फोर्स आपकी RB है जो कि आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी अप्लाई हो रही है. अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लें एट पॉइंट C, नाउ ड्यू टू दीज टू फोर्सेस, नंबर वन क्या होगा? आपकी यहाँ पे शेयरिंग फोर्स जनरेट होगी. ये क्या करेगी? आपका शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यूज जो है वो जनरेट करेगी. सेकंड फिनोमेना क्या होगा? इन फोर्सेस की वजह से यहाँ पे कपल जनरेट होगा. इस कपल की वजह से आपका ऑब्जेक्ट बेंड करने की कोशिश करेगा. सो ड्यू टू एक्सटर्नल कपल आपके बीम के इंटरनल सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा. ये क्या करेगा? आपके जो बीम है उसको बेंड होने से रोकेगा. सो अगर आपने अपने मेंबर को रोकना है फेल होने से, सो क्या आपका जो मेंबर का बेंडिंग मोमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो आपका बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए. नाउ अब ये बेंडिंग मोमेंट आप जो है वो कैलकुलेट किस तरह करते हैं? दिस इज योर फार्मूला. आपकी जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं वो इनटू योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय y. अब y क्या चीज़ है और ये फार्मूला किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये हम फार्मूला जो है वो आगे इसको ड्राइव करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स. सो बीम्स की क्लासिफिकेशन से पहले मैं क्या करता हूँ, आपकी जो ये स्पोर्ट्स हैं हम इनको जो है वो थोड़ा क्लासीफाई कर लेते हैं. दिस इज योर हिंज स्पोर्ट, दिस इज योर रोलर स्पोर्ट एंड दिस वन इज योर फिक्स्ड स्पोर्ट. हिंज स्पोर्ट के ऊपर क्या होता है कि उस साइड पे आपका जो बीम है y डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, बट x डायरेक्शन में इट कैन मूव. बट क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो फिक्स्ड है, सो आपकी जो बीम है ये हिंज उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी फ्रॉम इट्स मोशन. नाउ दिस इज योर रोलर स्पोर्ट. अगेन y डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, बट x डायरेक्शन में फ्री टू मूव है. ये फ्री डायरेक्शन x डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है और कोई रिएक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगी. दिस इज योर फिक्स्ड स्पोर्ट. यहाँ पे आपका ना x डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना आपकी जो बीम है वो y डायरेक्शन में मूव कर सकती है. नाउ दीज आर दी जो डिफरेंट आपकी जो टाइप्स हैं बीम्स की
वो हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। दिस वन आपका क्या चीज है, एक साइड पे सिंपली स्पोर्टेड है, एक साइड पे रोलर स्पोर्टेड है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली स्पोर्टेड बीम। दिस इज योर ओवरहैंगिंग बीम। अगर आपकी बीम किसी एक स्पोर्ट से एक्सटेंड कर रही है, सो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। अगर आपकी बीम सेकंड साइड से भी एक्सटेंड करे फ्रॉम इट्स स्पोर्ट, सो इसको हम क्या कहते हैं, डबल ओवरहैंगिंग बीम। अगर आपकी बीम एक साइड से फिक्स्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। ये आपकी जो थ्री टाइप्स हैं, इनको हम कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स देखा था। अगर आपकी बीम के अंदर फोर्सेस लॉज ऑफ स्टैटिक्स को अप्लाई करने से फाइंड हो सके, सो उन बीम्स को, उन मेंबर्स को हम क्या क्या कहते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अगर आपकी फोर्सेस स्टैटिक्स के लॉज को अप्लाई करने के बावजूद आप उसको फाइंड ना कर सकें, आपके नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हों बट योर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल होंगे तो आप जो है वो अननोन वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं इक्वेशन से, सो उस सूरत में आप क्या करते हैं कि आप वो वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, इसलिए इस किस्म की बीम्स को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स। इनको हम लॉज ऑफ स्टैटिक्स से फाइंड नहीं कर सकते। सो अलोंग विद योर लॉज ऑफ स्टैटिक्स आप जो है वो यहाँ पे चेंज इन लेंथ के रूल्स भी अप्लाई करते हैं। अगर आपकी स्पोर्ट्स मोर देन 2 हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम। अगर आपकी बीम एक साइड से फिक्स्ड है और सेकंड साइड से क्या है, रोलर सपोर्टेड है, उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड एट अदर एंड। अगर आपकी बीम दोनों साइडों से फिक्स्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली फिक्स्ड बीम। नाउ ये एक एग्जांपल है प्योर बेंडिंग की। किस तरह की है, ये एक आपका एथलीट है, उसने क्या किया हुआ है, ये डंबल उठाया हुआ है, दोनों साइडों पे वेट्स हैं। नो योर वेट्स आर एक्टिंग डाउनवर्ड। आपकी जो वेट है 80 पाउंड, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जो आपका एथलीट है वो फोर्स अपवर्ड लगा रहा है। दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट। नो ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स एंड दिस रिएक्शन फोर्स, यहां पर सी पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट के ऊपर आपके मोमेंट जनरेट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट आपके बेंडिंग की वजह से जनरेट हो रहा है, सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 80 इंटू 12। सो ये आपका बेंडिंग मोमेंट 960 एक डायरेक्शन में भी अप्लाई होगा, सेकंड डायरेक्शन में भी अप्लाई होगा, बट इसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। सो अगर आपका जो बीम है वो इस मोमेंट से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट बेयर कर सकता है, तो ये बेंड नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी बेंडिंग मोमेंट बियर करने की कैपेसिटी 960 से कम है, सो आपका जो ये डंबल है वो एट पॉइंट सी एंड डी ये यहाँ से बेंड हो जाएगा। सो व्हाट इज योर प्योर बेंडिंग, prismatic members subjected to equal and opposite couples acting in same longitudinal plane। अगर आपकी दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस कपल्स की फॉर्म में सेम प्लेन में अप्लाई हो रही हैं, सो वहां पे आपका बेंडिंग इफेक्ट जनरेट होता है। नाउ चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 1 में ई-सेंट्रिक लोडिंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने 2 फोर्सेस अप्लाई की हुई हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सो सेंटर के ऊपर एक तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी, क्यों,
रिएक्शन फोर्स की वजह से। सेकंड क्या होगा, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, दिस इज योर रिएक्शन फोर्स। दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस 5 इंच का विच इज मोमेंट आर्म। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर मोमेंट विच इज ड्यू टू बेंडिंग। सो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सी डैश के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 150 इंटू 5 विच इज 750 पाउंड इंटू इंच। नाउ अगर आपका मेंबर इससे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट बियर कर सकता है तो ये बेंड नहीं होगा। अगर इससे कम आपका जो मेंबर है वो बेंडिंग मोमेंट बियर करता है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है क्रॉस सेक्शन सी डैश यहां से बेंड हो जाएगा। नाउ दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। एक आपकी कैंटिलीवर बीम है फ्रॉम फिक्स्ड एंड टू फ्री एंड, दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है L। एट पॉइंट A यू आर अप्लाइंग फोर्स P डाउनवर्ड। अगर इसका क्रॉस सेक्शन आप लेते हैं पॉइंट C के ऊपर, सो एक तो आपकी शेयरिंग फोर्स जनरेट होगी विच इज P डैश। सो इस शेयरिंग फोर्स से क्या होगा, आपकी शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। जिस सेकंड इफेक्ट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। नाउ अगर आपकी बीम इस बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट बियर कर सकती है, सो यहां पे कोई बेंडिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बीम इस मोमेंट से कम बेंडिंग मोमेंट बियर करती है, सो दिस बीम विल बी बेंडेड एट पॉइंट C। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? The normal stress due to pure bending may be combined with the normal stress due to axial loading and shear stress due to shear loading to find the complete state of stress। एक आपकी क्या हो रहा है यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स है जिसकी वजह से आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है। सेकंड क्या है, बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, सो आप क्या कर रहे हैं, दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, सो इससे आपकी कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड हो रही है इस मेंबर के ऊपर। सो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ सिमेट्रिक मेंबर इन प्योर बेंडिंग, ये आपका एक मेंबर है, इसके सेंटर से हमने एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पास किया है। दोनों साइडों पे हमने क्या किया है, बेंडिंग मोमेंट M डैश और M अप्लाई किया है। एक आपका क्लॉकवाइज है, दिस इज योर काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप पॉइंट C के ऊपर क्रॉस सेक्शन लें, सो इस बेंडिंग मोमेंट M डैश की वजह से यहाँ पे अपोजिट साइड के अंदर बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा जो कि इसको बेंड करने की कोशिश करेगा। नाउ इस क्रॉस सेक्शन को आप यहां पे कंसीडर करें, दिस इज योर x डायरेक्शन, दिस इज योर y डायरेक्शन, दिस इज योर z डायरेक्शन। स्ट्रेस को हमने क्या डिफाइन किया था, फोर्स ओवर एरिया। सो व्हाट इज फोर्स, स्ट्रेस इनटू एरिया। सो आपकी x डायरेक्शन में क्या फोर्स होगी, फोर्स एट दिस पॉइंट, स्मॉल पॉइंट विच इज सिग्मा x इंटू डी ऑफ ए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से आप पूरे क्रॉस सेक्शन में फोर्स फाइंड कर लेंगे। नाउ ये फोर्स पैरेलल है x एक्सिस के, सो इसकी वजह से एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, बट ये फोर्स आपके परपेंडिकुलर है y एक्सिस के अलोंग भी और z एक्सिस के भी। सो जब आप इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विच इज z, सो आपका डिस्टेंस ये मल्टीप्लाई जब होगा फोर्स के साथ तो क्या होगा, आपका मोमेंट इन y डायरेक्शन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे योर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस विच इज y, सो यहां पे आपका मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा फ्रॉम योर z एक्सिस। सो फ्रॉम दिस आप यहां से ये मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
नाउ बेंडिंग डिफॉर्मेशंस, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करते हैं तो क्या होता है? मेंबर रिमेन्स सिमेट्रिक, यानी कि अगर आपकी इसकी विड्थ जो है वो x1 है, सो इसकी विड्थ भी x1 रहेगी। बेंड यूनिफॉर्मली टू अ सर्कुलर आर्क, किसी भी मेंबर को जब आप बेंड करते हैं सो ये सिंपली एक सर्कुलर आर्क की फॉर्म में जो है वो बेंड हो जाएगा। नाउ इसका सर्टेन रेडियस होगा इस आर्क का और सर्टेन एंगल होगा। नाउ लेंथ ऑफ टॉप डिक्रीजेस, सो जो आपका टॉप की ये वाली लेंथ है इसकी लेंथ डिक्रीज करती है। लेंथ ऑफ बॉटम इंक्रीजेस, जो आपकी बॉटम की लेंथ है ये सिंपली इंक्रीज करेगी। नाउ क्रॉस सेक्शनल प्लेन पास थ्रू आर्क सेंटर एंड रिमेन्स प्लेनर, जो आपका ये सेंट्रल एक्सिस है इसकी लेंथ सेम रहेगी। नाउ जो आपका सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल एक्सिस। ये आपकी पैरेलल होगी अपर और लोअर सरफेस के ऊपर और इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। नाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स आर नेगेटिव अबव द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, इससे ऊपर जो आपकी स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, क्योंकि ये कंप्रेसिव है इसकी वजह से इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन आपके न्यूट्रल एक्सिस के डाउनवर्ड उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है, सो वहां पे टेंशन होगी। नाउ अब आपकी हमने यहां पे जो स्ट्रेन है बेंडिंग की वजह से वो फाइंड करनी है। नाउ ये आपकी बीम है, कंसीडर अ बीम सेगमेंट ऑफ लेंथ L, एक आपने बीम कंसीडर की जिसकी जो लेंथ है वो L थी। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएं सो ये आपने एक लेंथ बीम की लेंथ कैलकुलेट की जिसकी लेंथ L है। नाउ इसके सेंटर के ऊपर आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है J के, आप वो कंसीडर करेंगे। सेंट्रल एक्सिस के y डिस्टेंस पे आप एक लाइन कंसीडर करें DE। नाउ इसको आप क्या करेंगे? बेंड करेंगे। सो आपका फ्रॉम सेंटर टू D डिस्टेंस आपका क्या है? रो। फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट K आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? रो माइनस y। नाउ चेंज इन लेंथ क्या आएगी? आपकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी? ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि आपकी JK ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हुई। सो रो माइनस y इंटू थीटा माइनस दिस इज योर फाइनल लेंथ। ये आपकी जब आपने इसको बेंड किया है उसकी वजह से इसकी लेंथ चेंज हो गई है। दिस इज माइनस रो इंटू थीटा। सो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस y इंटू थीटा। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ माइनस y थीटा। ओरिजिनल लेंथ क्या है? जब आपका बेंड नहीं होगा तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। सो हम क्या कहते हैं? जो लेंथ है वो रो थीटा है। सो ये थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा, माइनस रो ओवर माइनस वाई ओवर रो। नो यहां पे नेगेटिव साइन क्या डिफाइन करता है? अगर आप y अपवर्ड डिफाइन करें सो आपकी जो y है वो वहां पे नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा। नाउ फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू आउटवर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस इज c। सो y को आप c के इक्वल लें, सो यहां पे आपकी जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। सो यहां से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। योर सिग्मा एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू c ओवर रो। रो को इस साइड पे ले जाएं और
एप्सिलॉन मैक्सिमम को डाउनवर्ड ले जाएं, सो आपकी रो इज इक्वल टू सी ओवर एप्सिलॉन मैक्सिमम। इस रो की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, सो आपके पास स्ट्रेन एट पॉइंट एक्स विच इज एप्सिलॉन एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई ओवर सी एप्सिलॉन मैक्सिमम। नाउ सेंटर एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन की वैल्यू 0, जो आपका आउटर एक्सिस है वहां पे स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम। सो हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन वेरीज लीनियरली। नाउ सेंटर के ऊपर स्ट्रेन की वैल्यू 0, सो स्ट्रेस की वैल्यू भी 0 होगी फ्रॉम दिस लॉ। आउटर एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम, सो स्ट्रेस की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। नाउ एक साइड के ऊपर आपकी स्ट्रेस की डायरेक्शन डिफरेंट है, दूसरी साइड पे डिफरेंट है। ये आपका शो करता है कि आपकी जो बीम है उसके एक साइड पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है और दूसरी साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है। नाउ स्ट्रेस किस तरह हम फाइंड करेंगे, स्ट्रेस किस तरह फाइंड होती है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन एक्स, दिस इज योर हुक्स लॉ। एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है, दिस वैल्यू माइनस वाई ओवर सी एप्सिलॉन मैक्सिमम, इसको आप यहां पे पुट कर दें, सो क्या होगा, E इंटू एप्सिलॉन मैक्सिमम, ये आपके किसके को आ जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम के। सो आपकी एप्सिलॉन एक्स विच इज स्ट्रेस एट एक्स पॉइंट किसके को आ जाएगी, माइनस वाई ओवर सी सिग्मा मैक्सिमम। सो यहां से हम देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेस लीनियरली इंक्रीज कर रही है। अगर आप न्यूट्रल एक्सिस से आउटर डायरेक्शन की तरफ मूव करें, सो आपकी जो स्ट्रेस है वो लीनियरली इंक्रीज करेगी। नाउ फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आपकी जो फोर्स थी एक्स डायरेक्शन में वो 0 होनी चाहिए। नाउ क्या होगा, आपका फोर्स क्या होगी, सिग्मा एक्स इंटू डी ऑफ ए, ये आपकी 0 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट करें, सो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एम ओवर सी वाई इंटू डी ऑफ ए। फर्स्ट मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल प्लेन इज 0। आपकी इस रिलेशन में स्ट्रेस तो 0 नहीं है, सो आपके पास ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, वाई डी ऑफ ए, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मोमेंट। सो फर्स्ट मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट आपका 0 है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपका न्यूट्रल सरफेस है वो आपकी ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड से पास करना चाहिए। आपका जो न्यूट्रल सरफेस है वो आपकी जो आपकी मेंबर है, आपकी बीम है, उसके सेंट्रॉइड से पास करेगा। नेक्स्ट, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स यहां पे क्या है, सिग्मा एक्स इंटू डी ऑफ ए। वाई क्या चीज है, वाई आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है उस लाइन तक, दिस इज योर वाई। सो आपके पास वाई से आपने मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स की वैल्यू यहां से यहां पे पुट कर दे, सो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम ओवर सी वाई स्क्वायर डी ऑफ ए। दिस इज योर फैक्टर जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमारे पास सिग्मा मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा, एम सी ओवर आई। नाउ यहां पे हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सी विच इज मैक्सिमम डिस्टेंस, आई विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज योर बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ यहां पे सिग्मा एक्स की वैल्यू आप पुट करें, सिग्मा मैक्सिमम क्या है, सी और वाई सिग्मा एक्स। सो यहां पे सिग्मा एम की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, सो आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एम वाई ओवर आई। नो ये जो आपका रिलेशन है आई ओवर सी, इसको हम कहते हैं सेक्शन मॉडुलस विच इज एस। सो अब ये सेक्शन मॉडुलस क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स आई ओवर वाई। सो बेंडिंग मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेस
moment of inertia and distance between centroidal axis and your line of consideration. Now ये हमने क्या देखा यहाँ पे, जो आपका सेक्शन मॉडुलस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी आई की वैल्यू के ऊपर और सी की वैल्यू के ऊपर. नो, अगर आपका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा तो आपकी स्ट्रेसेस कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेस बियर करने की एबिलिटी कम हो जाएगी. नो, इसलिए आपको सेक्शन मॉडुलस भी जहन में रखना होगा. एक आपकी ये बीम है, एक आपकी ये बीम है, एरिया दोनों का सेम है, लेकिन B और H की वैल्यू डिफरेंट है, इसकी B और H की वैल्यू डिफरेंट है. सो दोनों के लिए I की वैल्यू चेंज होगी. C की वैल्यू क्या होती है, C हमने क्या कहा था, सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस आपका आउटर सरफेस की तरफ. सो यहां से 8 डिवाइड बाई 2, सो इसका C की वैल्यू क्या होगी 4, इसकी क्या होगी 3. सो आप देखें कि यहाँ पे I इसकी क्या किसके ऊपर फॉर्मूला है, I 1/12 BH क्यूब ओवर C क्या है H/2. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज योर 1/6 A इंटू H. सो यहाँ पे जो आपका B इंटू आपका जो H है, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है आपका B इंटू H. सो क्या होगा आपका यहाँ पे 1/6 B इंटू H बच जाएगा, विच इज एरिया इंटू H. नाउ अगर आपका जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि आपका इनर्शिया ज़्यादा होगा. इनर्शिया अगर ज़्यादा होगा सो सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा, उसकी वजह से आपकी स्ट्रेसेस कम हो जाएंगी. सो आपको जो है वो ख्याल रखना है अपनी जो है वो डिज़ाइन के अंदर कि आपका आई ज़्यादा हो, लेकिन उस एक्सटेंट से भी ज़्यादा ना हो कि आपका सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाए. नाउ अब सेक्शन मॉडुलस की एक सर्टेन लिमिट्स गिवन होती हैं. ये आपकी फॉर एग्जांपल ये बीम है इस तरह की, दिस इज योर सी वैल्यू. अगर आप इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा कर देते हैं तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू कम हो जाएगी. सो अगर सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू कम होगी सो स्ट्रेसेस बेयर करने की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. बिटवीन टू बीम्स विद सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, द बीम विद greater depth will be more effective in resisting bending. जिसकी आपकी जो है वो डेप्थ है वो अगर ज़्यादा है सो वो बेंडिंग स्ट्रेसेस को ज़्यादा रेजिस्ट करेगी. सो आपकी जो स्ट्रक्चरल जो आपकी बीम्स हैं उस तरह डिज़ाइन करते हैं कि आपका जो सेक्शन मॉडुलस है वो लार्ज हो. नो अब आपकी जो सेक्शन मॉडुलस है वो उसकी सर्टन जो है वो लिमिट्स गिवन होती हैं. ये फॉर एग्जांपल आपकी बीम कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे जो इसका ये डिस्टेंस है वो t है, इसकी थिकनेस जो आपकी जो ऊपर वाला मेंबर है इसकी थिकनेस TF है, डायमीटर d है. सो इसकी जो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यूज ये गिवन है, आपकी जो सेक्शन मॉडुलस है वो उसकी वैल्यूज ये गिवन है, और आपका जो रेडियस है उसकी वैल्यूज ये गिवन है. सो ये आप देख रहे हैं एक्सिस XX और एक्सिस YY. हम क्या देख रहे थे, अगर हम सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस इस एक्सिस के अलोंग लें, एक्स एक्सिस से XX, सो उस सूरत में तो आपकी वैल्यूज ये डिपेंड करेंगी. अगर आप एक्सिस चेंज कर दें सो आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और सेक्शन मॉडुलस की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी. आप जरा गौर करें, अगर आपकी बीम इस तरीके से पड़ी हुई है तो आप सेक्शन जो इसका एक्सिस है वो इस तरह लेंगे, सो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू 1320 है. अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, सिंपली इसको रोटेट कर दें, सो आपकी इस डायरेक्शन के अलोंग लेंगे आप, सो आप देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है. सो आपकी जो बीम की डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है बेंडिंग स्ट्रेसेस को बियर करने के लिए.
नौ हमने क्या देखा कि जब आप बेंडिंग मोमेंट उसके ऊपर अप्लाई होता है तो आपका जो मेंबर है वो बेंड हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब बेंड होता है तो उसका सर्टन रेडियस होता है, वो एक आर्क की फॉर्म में डिफॉर्म होता है। सो उसका जो है वो सर्टन रेडियस होता है। सो लेट्स सपोज ये एक मेंबर है, ये डिफॉर्म हुआ, ये एक आर्क बन गई है। अब आर्क का रेडियस क्या है? रो। अब ये रो हम किस तरह फाइंड करते हैं? ये रिलेशन आपने पहले देख चुके हैं, 1/रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन मैक्सिमम ओवर सी। ये रिलेशन हमने कहां पे देखा है? ये रिलेशन हमने यहां पे हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ये एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू सी ओवर रो। सो आप 1/रो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन मैक्सिमम ओवर सी। सो आप जो है वो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जब हम जाएंगे सो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा 1/रो एप्सिलॉन मैक्सिमम ओवर सी। एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, विच इज सिग्मा मैक्सिमम ओवर ई सी। 1/EC यहां पे कॉमन ले लें, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू हम यहां प्रीवियसली फाइंड कर चुके हैं। सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू MC ओवर I। सो सिग्मा मैक्सिमम की MC ओवर I, M CC से आपका क्रॉस हो जाएगा। सो आपका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो न्यूट्रल सरफेस का वो क्या हो जाएगा? M/EI। सो आपको जो है वो क्या गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर? आपको बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, आप वहां पे उसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, E गिवन होगा। सो आपसे कहा जाएगा कि आप इसका जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि ये आपका रो है अलोंग न्यूट्रल सरफेस कैलकुलेट करें। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। नाउ पॉइजन्स रेशो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी जो स्ट्रेन है वाई डायरेक्शन में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? माइनस न्यू इंटू एप्सिलॉन ऑफ एक्स। ये हमने पॉइजन रेशियो के अंदर फॉर्मूला डिस्कस किया है। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है पिछली स्लाइड्स में? y/रो। सो एप्सिलॉन z इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस न्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। सो एप्सिलॉन एक्स की अगेन वैल्यू आप पुट करें y/रो। सो एक्सपेंशन above the neutral surface and contraction below its cause and in plane curvature। आपका ऑब्जेक्ट बेंड हुआ है। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड बेंड होता है सो अपवर्ड क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी। और डाउनवर्ड क्या होगी? सॉरी यहां पे देखें, अपवर्ड क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है। डाउनवर्ड क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सो इसकी वजह से जो आपकी यहाँ पे रेडियस जो है वो जो जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। एंटी क्लास्टिक कर्वेचर उसकी वैल्यू क्या होगी? न्यू ओवर रो। न्यू क्या चीज है? इट इज योर पॉइजन्स रेशियो। सो आपके पास क्या हो रहा है? दो तरह के रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहे हैं। नंबर 1, ये आपका जो है वो सेंट्रल एक्सिस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ रहा है। एक आपका ये प्लेन है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आप ये ले रहे हैं। सो इसको हमने क्या कहा? रो डैश। सो ये आपके इक्वल होगा न्यू ओवर रो के। और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है नेचुरल सरफेस के अराउंड, उसका जो फॉर्मूला होगा वो M/EI होगा। So this was all your chapter number 4, which is your beam bending stresses or bending moment into your beam. So thank you very much. Still, if you have any question in this lecture, so you can ask from in the discussion section. So उसका schedule क्या है ये आपको आपका CR जो है वो आपको WhatsApp कर देगा। So discussion section के अंदर अगर किसी को इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई उसका क्वेश्चन है, सो वो डिस्कशन सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।